सबसे पहले मैंने एक बीज से पौधा बोया और जब उसमें छोटे छोटे फल आए तो उसके बाद उसको मैंने जंगली पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। सेब का पौधा जनवरी और दिसंबर में लगाया जाता है। जो टिश्यू कल्चर वाला पौधा है वो दूसरे साल फल देना शुरू करता है और जो सीडलिंग पे ग्राफ्टिंग होता है बीज वाले पे वो तीसरे साल फल देता है। 6-7 साल का जब पौधा हो जाता है तो लगभग 50-60 किलो फल देता है। मैक्सिमम 45-50 डिग्री तक उत्पादन दे रहा है। जैसे राजस्थान और हरियाणा में तो बिल्कुल सक्सेस हो रहा है। दिसंबर महीने में इसकी प्रूनिंग की जाती है और उसी पे फल का टिकना मुनसर करता है। साल में 3 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करना चाहिए पूरे पौधे पे। पद्मश्री के लिए लगातार अप्लाई करता रहा। मैंने 7वीं बार अप्लाई किया था। 6 बार मैं असफल हुआ हूँ और 7वीं बार मुझे यह अवार्ड प्राप्त करने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गलासी गांव में 4 अप्रैल 1956 को एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के मात्र 3 दिन बाद ही उनके सर से उनकी माता का साया उठ जाता है, यानी कि उनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी ताई करती हैं। बचपन से ही खेती किसानी में विशेष रुचि होती है उनकी, जिसके कारण वो अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के फल वाले वृक्ष लगाते हैं और उससे फलों का उत्पादन शुरू करते हैं। एक दिन उनके घर में जो बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की खेती होती है तो उस सेब के कुछ बीज रखे थे जिनको वो अपने खेतों में बो देते हैं और उसमें अपना रिसर्च शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे देश को वो हरमन 99 वैरायटी देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिमन शर्मा जी की, जिन्होंने 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में मैदानी क्षेत्रों में सेब की एक वैरायटी दिए हैं जिसे हम हरमन 99 के नाम से जानते हैं और गर्म क्षेत्रों में हम सेब का उत्पादन कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप लोग देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड। अगर हम हरिमन शर्मा के एजुकेशन की बात करें तो केवल 9 तक की पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनके काम के बदौलत विश्वविद्यालयों ने, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें विभिन्न प्रकार की मानद उपाधियों से सम्मानित किए हैं। हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 2025 में उन्हें कृषि में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। सर, स्वागत है किसान ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। अभी महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय ने आपको पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, चर्चा हम लोग शुरू करते हैं कि आप बचपन से खेती किसानी के लिए अग्रसर थे, खेती किसानी की तरफ आपकी रुचि थी, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में या कहें कि गर्म इलाकों में सेब पैदा हो सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए और हरमन 99 वैरायटी जो आप डेवलप किए जी, इसका आप काम कब से शुरू किए और कैसे इसमें सफलता मिली, उसकी क्या जर्नी रही? हमारा यह क्षेत्र जिला बिलासपुर पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगता है और आम बहुल्य क्षेत्र है, परंतु आम पर 1995 में इतना अत्यधिक कोहरा पड़ा कि बड़े बड़े पौधे मतलब 50-60 साल के पौधे भी कोहरे से तबाह हो गए। इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि सेब दिसंबर जनवरी में जब कोहरा पड़ता है तो सुप्त अवस्था में होता है और इस पर कोहरे का असर नहीं होता। और मैंने यह कार्य 1999 से शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक बीज से पौधा बोया और जब उसमें छोटे छोटे फल आए तो उसके बाद उसको मैंने जंगली पल्लम पे मल्टीप्लाई किया और कुछ फल के गुणवत्ता में सुधार हुआ और फिर पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है। तो फिर मैं शिमला से सेब के नीचे वाले पौधे रूट स्टॉक लाया और उन पर ग्राफ्टिंग की और 2007 में मुझे इस पर पूर्ण सफलता हासिल हुई। जी सर, जैसे मैदानी क्षेत्रों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में कि क्या कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में इसका उत्पादन कर सकते हैं? हाँ, कमर्शियल क्षेत्र पर जैसे मणिपुर और महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें इसमें कमर्शियल स्तर पर भी हो रहा है। और लगभग कितने स्टेट में आप मैं अपने भारतवर्ष के 29 राज्यों में अब तक लगभग 17 लाख पौधे इसके रोपित करवा चुके हैं और इसके अलावा बांग्लादेश, जर्मनी,
और नेपाल, इन 3 विदेशों में भी यह फल दे रहा है। और अभी हाल ही में मैंने ओमान में भी 7000 पौधे इस किस्म के सलालाहा नामक स्थान पर रोपित करवाए हैं। जी बहुत अच्छा है सर कि जो कॉन्सेप्ट अभी तक ये था कि बर्फीली पहाड़ियों में ही सेब की खेती होगी, उसको आप लेके आए और मैदानी क्षेत्रों में सेब की वैरायटी पे काम हो रहा है, सेब उत्पादित हो रहा है। सर इसकी खेती की अगर हम बात करें कि कब इसका पौधरोपण करना चाहिए, कब इसमें फूल आता है, कब फल आता है, और जो सबसे बड़ी बात है कि कितने दूरी पे लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। सेब का पौधा जनवरी और दिसंबर में लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सितंबर अक्टूबर में या साथ में भी गड्ढे खोद सकते हैं। वैसे नियम यह है कि सितंबर अक्टूबर में गड्ढे खोद लिए जाएं, फिर उनमें प्रति खड्डा गोबर की गली सड़ी खाद 15-20 किलो प्रति खड्डा और इफ्को NPK 12-32-16 लगभग 250 ग्राम प्रति पौधा। और इसकी जड़ें मीठी होती हैं, उसके लिए दीमक लगती है जो दीमक जड़ों को खाती है, जिससे पौधे के मरने का अंदेशा होता है। तो उसके लिए फोरेट या थाइमेट 100-150 ग्राम प्रति पौधा मिट्टी में मिलाकर डाल दें और फिर गड्ढे को भर दें। और दिसंबर व जनवरी में इसका पौधा लगाया जाता है। हर तीसरे चौथे दिन पानी देते रहें और यह लगाने के बाद 15-20 दिन बाद पत्ती देना शुरू करता है। और लगभग कितने दिन बाद ये उत्पादन देने लगता है, फ्रूटिंग इसमें आ जाती है? जो टिश्यू कल्चर वाला पौधा है वो दूसरे साल फल देना शुरू करता है, और जो सील्डिंग पे ग्राफ्टिंग होता है बीज वाले पे, वो तीसरे साल फल देता है, परंतु सैंपल देता है। और 6-7 साल का जब पौधा हो जाता है तो लगभग 50-60 किलो फल देता है जी, एक प्लांट, एक पौधा जी। सर अगर हम बात करें कितनी दूरी पे प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखना चाहिए? टिश्यू कल्चर जो कि ड्वार्फ वैरायटी है उसकी दूरी 5 फुट पौधे से पौधा और 5 फुट ही लाइन से लाइन। और जो सीडलिंग पे ग्राफ्टिंग होता है, बीज द्वारा पौधा तैयार होता है, उस पर ग्राफ्टिंग करके दिया जाता है, उसकी 12-13 फुट पौधे से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि बीच में जो रकबा बचता है उसमें गोभी, आलू, प्याज और चारेदार सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। सर जैसे आप बताए कि पौध से पौध की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी, और ये इस तरह से लाइन की दूरी रखना चाहिए। हाँ जी। एक जो होता है कि साल भर जो कल्टीवेशन हम करते हैं कि पौध लगाने से लेकर फ्रूटिंग तक, ये कहें कि 1 साल तक जो इसमें कल्टीवेशन किया जाता है कि कब इसमें हम खाद डालें, कब पानी डालें, और इसकी मिट्टी की बात हो चाहे क्लाइमेट की बात हो, कितने मैक्सिमम टेम्परेचर तक इसका उत्पादन मिल सकता है? मैक्सिमम 45-50 डिग्री तक उत्पादन दे रहा है। जैसे राजस्थान और हरियाणा में तो बिल्कुल सक्सेस हो रहा है जी, उन जगह तो राजस्थान में तो कमर्शियल भी हो रहा है जी। और इसके लिए जो है खाद पानी, तो प्रूनिंग करना इसका बड़ा ज़रूरी है। दिसंबर महीने में इसकी प्रूनिंग की जाती है और उसी पे फल का टिकना मुनसर करता है। और दिसंबर में प्रूनिंग करने के बाद इस पर जहाँ वो जख्म होते हैं, घाव, वहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अलसी के तेल में घोल के लगा देना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी या कीट अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि उसका उपचार न करने से कैंकर लगने का खतरा रहता है। और साल में 3 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करना चाहिए पूरे पौधे पे 3 बार। पहली डोज उसकी मतलब जैसे फल तोड़ा जून जुलाई में कर दी, फिर अक्टूबर नवंबर में कर दी बरसात के बाद, और 1 दिसंबर में प्रूनिंग के बाद करनी है जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि हरमन 99 जो किस्म है वो इतनी बढ़िया किस्म है कि जब जून में जुलाई में सेब का सीजन नहीं होता तब आप मैदानी क्षेत्रों में इसका उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कीमत फार्मर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जून जुलाई में इसकी तुड़ाई होती है, फरवरी मार्च के आसपास लगभग इसमें फूल आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सर जैसे आपको बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है, वो चाहे पद्मश्री अवार्ड हो, चाहे वो IARI के अवार्ड्स हों, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, और अलग अलग स्टेट्स से भी लगातार आपको बुलाया जाता है फार्मर्स को अवेयरनेस के लिए और लेक्चर्स के लिए। जब सर आपको 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो एक जो होता है कि जैसे जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो जब आपकी 3 दिन की केवल उम्र थी, जी। आपकी माता जी की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर आपको आपके किसी रिश्तेदार ने आपको ताया ने गोद लिया, और हाँ उसको आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मैट्रिक तक ही आप पढ़ाई कर पाए। हाँ 9 तक की है बस। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक तक पढ़ाई के बाद आप
जो अभी आपको पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पढ़ाई करते हैं, संघर्ष तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कितना मायने रखता है ये सब अवार्ड्स और ये जो उपाधियां हैं, जी, ये कितना मोटिवेशन देती हैं काम करने के लिए? मुझे क्या काम करने के लिए बहुत प्रेरणा देती हैं, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। जब मुझे 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब दिया गया था, तो मैंने सोचा था कि राष्ट्रपति भवन तक अब अवार्ड मिल गया, इससे आगे कोई नहीं मिला। परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं पद्मश्री के लिए लगातार अप्लाई करता रहा। मैंने 7वीं बार अप्लाई किया था, 6 बार मैं असफल हुआ हूँ और 7वीं बार मुझे यह अवार्ड प्राप्त करने का मौका मिला। इसके अलावा मुझे मुख्य अवार्डों में जैसे इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, IRA फेलो अवार्ड, जगजीवन राम जोनल अवार्ड और जगजीवन राम राष्ट्रीय अवार्ड, बम्बई में फार्मर ऑफ द इंडिया अवार्ड और हीरो इसका आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट हीरो का अवार्ड और बेस्ट ग्रीन ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड, कृषक सम्राट सम्मान भी राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मिल चुका है। जी सर, जैसे जब हम लोग रिसर्च किए तो हमें पता चला कि आप के घर में नॉर्मल जो सेब होते हैं जी, उन सेब के बीज रखे थे और उनकी आप बुआई किए, उन्हीं से बीज से तैयार किया और उसके बाद तैयार किए। लेकिन तैयार होने के बाद सबसे बड़ी बात होती कि क्या ये जो हमारा समाज है, कृषि परिवार है जी, क्या ये एक्सेप्ट करेगा कि गर्मी वाली जगहों पे भी सेब हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट ही ना रहा हो? तो कैसे इसके लिए आप वो किए और किस तरह से इसका प्रसार किए आप? किसी ने भी यह विश्वास नहीं होता था, खासकर वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1965 से लेकर 75 तक, उस समय डॉक्टर वसवंत सिंह परमार जी मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने बागथन में नाहन के पास एक रिसर्च सेंटर खोला था कि निचले हिमाचल के लिए भी सेब देना है। परंतु 10 साल तक 21 करोड़ रुपए खर्चने के बाद 1975 में प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। और जब यह सेब तैयार हुआ तो उसमें जो वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने जब मीडिया में पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि किसी को कुछ पैसा देकर एक मतलब धागे से बांधकर सेब का फ़ोटो ले लिया है और वो खुद मंडी से चलकर यहाँ मेरे घर आए। हालांकि अब तो फ्रूट ब्रीडर थे, वो PhD थे, अब तो 2 साल पहले वो स्वर्गवास हो गए, और उन्होंने भी मुझे इस कार्य में बहुत सहयोग किया आगे बढ़ाने कि जो हम नहीं कर पाए थे वो आपने कर दिया जी। उसके बाद 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया कि भारतवर्ष के 29 राज्यों में पूरा इसका ट्रायल करवाया। पहले तो उन्होंने जहाँ जहाँ मैंने पौधे लगवाए थे स्वयं अपने निजी पहल पर वहाँ जाकर इसका 3 साल तक सर्वेक्षण किया कि कब फूल आता है, कब फल पकता है, और उस स्टडी के बाद NIF के वैज्ञानिकों ने इसको मतलब DNA टेस्ट भी किया, माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट भी करवाया इसके कि किसी और वैरायटी से तो नहीं मिलता है, DUS से जी। वो प्रक्रिया पूरी हुई, तब भी इन्होंने भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए जी। और लगभग 23 राज्यों में इसकी फार्मिंग हो रही है। 23 राज्यों में फल दे रहा है जी, फल दे रहा है इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। और अगर हम सेब की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है, वो चाहे कलरिंग की हो या फिर फ्रूटिंग की हो, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और जो हिमाचल या बर्फीली पहाड़ियों में सेब होता है उससे किस तरह से ये डिफरेंट है? इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सॉफ्ट होता है और हल्का लाल रेड ब्लश दे के इसमें रंग आता है, येलो ब्लश भी रहता है इसमें। और इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अमृता शिमला वालों ने भी रिसर्च की है और ICR मणिपुर वालों ने भी इसमें रिसर्च की है। और इसका जो TSS है वो शिमला के सेब से 2 पॉइंट ऊपर पाया गया है। और सबसे खासियत जो ICR ने रिपोर्ट दी है उसमें इसमें शुगर जो है नॉन शुगर तो 0.2% है 100 mg में, कैसे एक किस्म का शुगर फ्री है, क्योंकि ये थोड़ा मामूली सा खट्टा और मिठास इसमें कम होती है, मिठास इसमें ज़्यादा होती है। और सर जैसे आप प्रूनिंग की बात की है तो लगभग हर साल नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग करना चाहिए? हर साल करना जरूरी है। और किस तरह से प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किसान होते हैं जो ऊपर से पूरे काट देते हैं पेड़, तो क्या एक सही तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है? ऊपर की टहनियाँ सभी काटी जाती हैं, हर वर्ष काटना पड़ेंगी, और जो बीच में अंदर की तरफ टहनियाँ जो भी आ रही हैं उन सबको काटना पड़ेगा, अंदर की नहीं। और जो ऐसे जैसे टहनी जा रही है ऊपर को तो इसके चारों तरफ आँखें होती हैं, तो जो बाहर की आँख है वहाँ से हमने बी का कट लगाना है वी की शक्ल में, ताकि आँख बाहर को जाए पौधा अंदर ना आए हमारा, क्योंकि पौधे को हवा और धूप की ज़रूरत होती है
और फल उतारने में मुझसे आसानी रहती है। अगर बीच से मतलब छतरीनुमा बनाना है, अम्ब्रेला बनाना है, इसको ऐसे ड्वार्फ करके छतरीनुमा बनाना है ताकि बीच में एक ही जगह से फल भी उतार लिए जा सके। और इसमें कोई रोग कीट लगता हो? अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें नई नई फसल है, तो इसमें अभी ज़्यादा बीमारी का प्रकोप नहीं है। तो क्योंकि नई है अभी डिजीज़, और वो उतना नहीं देखा गया। फ्यूचर में हो सकता है कि इसमें कुछ उस तरह की समस्या है, तो उसके हिसाब से जी काम होगा। सर जैसे अन्ना वैरायटी भी है, हाँ गोल्डन डॉर्सेट गोल्डन भी है। तो आप किन किन और वैरायटियों में काम करते हैं हरमन 99 के अलावा? सेब की और किन किन वैरायटियों में काम करते हैं? सेब के अलावा ये जब ये वैरायटी कामयाब हो गई तो कोई भी विश्वास नहीं करता था, तो मैंने क्या किया कि एक मतलब पेटी में सेब, आम और अनार इकट्ठे लेकर, कीवी भी थे साथ में, और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को भेंट किए। और तब उन्होंने दूसरे दिन मुझे कहा कि भाई मैं कल वैज्ञानिकों की बैठक बुलाऊंगा, उसमें सेब खिलाऊंगा। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि भाई सेब होता ही नहीं है, तो उन्होंने बैठक में सेक्रेटरी भी बुलाया, डायरेक्टर भी बुलाए और सबको सेब खिलाया कि देखिए ये बिलासपुर का है और जाइए वहाँ देखिए। तो उससे ये और ज़्यादा चर्चा में आया। और उसके बाद फिर उद्यान विभाग के अधिकारी आपके फार्म पे भी हाँ, फार्म पे भी गए, सब जगह घूमे। और फिर उसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इसकी पेटेंट प्रक्रिया में काफ़ी सहयोग किया। उन्हीं के माध्यम से इसके लिए हमने पेटेंट को अप्लाई किया, और जब पेटेंट नहीं 14 में अप्लाई किया था तो 2022 में मुझे इसका कॉपीराइट मिला जी। तो हरमन 99 के अलावा आप अन्ना वैरायटी पे भी काम करते हैं या गोल्डन डॉर्सेट वैरायटी पे भी काम करते हैं? जब मैं शिमला में गया था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि विदेशों में ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि फल देती हैं, तो उन्होंने उद्यान सचिव और डायरेक्टर से मेरी मतलब मीटिंग रखवाई 5-7 दिन बाद। तो उसमें तय हुआ कि बाहर से वैरायटियाँ मंगवाई जाएँ, और ये अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन ये 2013 में फ्रांस से आयात की गई वैरायटियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की अपनी नहीं है जी। तो वहाँ से आप मंगा के फिर इस पे भी आप काम शुरू किए? हाँ, इस पे भी करते हैं। और अब आड़ू नेक्ट्रिन जैसे वो जापान की किस्म है, खुमानी, बादाम और कॉफ़ी, इस पे भी काम करते हैं। कॉफ़ी हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सक्सेस हो रही है सर। जो आपकी वैरायटी है जी, और हम लोग मोस्टली फार्मर्स की फील्ड पे होते हैं जी जी, और काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके फील्ड पे हम लोग गए कि हरमन 99 वैरायटी का उत्पादन कर रहे हैं। जी जी, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स का एक समस्या ये भी है कि सही नर्सरी, सही जी। प्लांट कहाँ से वो लोग लें, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सही क्वालिटी का प्लांट लेना, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हैं, जी जी, तो कहाँ से ले सकते हैं, या फिर कैसे पहचाने कि ये हरमन 99 का ओरिजिनल प्लांट है? देखिए जी, इसके लिए बहुत धोखाधड़ी हो रही है। हर स्टेट में कोई 20-25 नर्सरियाँ हैं जो कि किसानों को 400 रुपये 500 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से दे रही हैं, जबकि हम अपनी नर्सरी में नॉर्मल 100 रुपये प्रति पौधा देते हैं। और इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए वैसे तो कानूनी प्रक्रिया है, परंतु अगर हम उसमें उलझें तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे, तब तो फिर उस उलझन में रह जाएंगे। इसलिए हम किसानों से ही आग्रह करते हैं कि हमारा वेबसाइट है, उस पर नंबर दिए गए हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार की वेबसाइट है, उस पर उन्होंने दिया है कि असली जो सोर्स है लेने का, तो हरमन शर्मा एकमात्र नर्सरी भारत में है जो कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत द्वारा भी मुझे इसका लाइसेंस दिया गया है। तो मेरा किसानों से सुझाव है कि फ्रॉड में ना आए, महंगे पौधे ना खरीदें और सिर्फ हरमन शर्मा नर्सरी पनियाला, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से ही संपर्क करें। सर जैसे आप बताएं कि 9th तक ही पढ़ाई में की। जी जी, 9th तक पढ़ाई करने वाला लड़का किस तरह से चीज़ों को कलेक्ट करता है, जो नॉलेज है, चाहे जैसे आप बताएं कि मैं फॉरेन में भी प्लांट प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ भी लगा रहा हूँ, तो ये सारा नॉलेज आप किस तरह से कहाँ से कंज्यूम करते हैं? देखिए जी, ये नॉलेज मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब उस प्रभु की कृपा है। मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ कि उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा कर्म करना फर्ज था, वो मैंने किया है, वो मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बाकी ये सब प्रभु के हाथ में है। तो आने वाले समय में क्या और भी वैरायटियाँ हमारे देश के किसानों को मिलेंगी? कोशिश कर रहा हूँ वैसे मैं कि एप्पल की इसको मतलब दूसरे पौधों पे ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कैथ पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका रंग रूप है उसमें कोई आकार में परिवर्तन आए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी वैरायटियाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। सर, जो हमारे किसान साथी हैं, जो दर्शक हैं, क्योंकि आप पद्मश्री किसान भी हैं जी, और
खेती किसानी में एक प्रकार से ये सबसे बड़ा अवार्ड अभी तक माना जा रहा है कि पद्मश्री किसान, और हर साल लगभग एक किसान 2 किसानों को पूरे सम्मानित किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष से। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों तो ये संदेश है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई थी, और जब तक ना लक्ष्य हासिल करो तुम, तब तक ना नींद चैन त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना किए एक जग में जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि मैंने पद्मश्री के लिए 7 बार अप्लाई किया था, और 7वीं बार मेरा मतलब इसमें चयन हुआ है जी। तो ये हमारे साथ हरमन शर्मा सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से हम लोगों को बताया कि किस तरह से इन्होंने एक वैरायटी डेवलप की, और जो इनका जीवन संघर्ष रहा, काफ़ी कठिनाइयों से गुजरे। जैसे सर ने बताया कि जब इनकी 3 दिन की उम्र थी, माता जी का इनके देहांत हो गया। उसके बाद ताई जी ने इनको पाला पोसा, और केवल 9 तक पढ़ाई कर पाए अपने जीवन में। लेकिन आज विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से या अन्य विश्वविद्यालयों से इन्हें विभिन्न प्रकार की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि किसानों के बीच में अवेयरनेस के काम हो या खेती किसानी की बात हो, करते हैं। और हरमन 99 डेवलप करने से पहले सर अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किए हैं और अभी भी करते हैं। सर आप हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे किसान साथियों को इतनी सारी जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।